हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की फिजिक्स क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। देखो बच्चों, आप लोग बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी में एकदम व्यस्त होंगे और उम्मीद करता हूं आप लोग अपनी बोर्ड एग्जाम से तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जिसमें एक बात विशेष ध्यान रखना, हमेशा नए कंटेंट को आप देखते रहिए और पुराने कंटेंट का रिविजन करते रहिए। आपका फरवरी में बोर्ड एग्जाम्स होने वाला है। इसमें अब आपका समय बहुत नहीं बचा है। इस समय को देखते हुए आप अपनी तैयारी को जो है और थोड़ा टाइमिंग आप बढ़ा लीजिए और जो है तन मन से जो है एकदम लग जाइए। और जो चीज आपका तैयार हो गया हो उसका भी रिवीजन करते रहिएगा और जो चीजें बचे हुए हो उनको भी बहुत जल्द समाप्त कर लीजिए। अगर आप बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो और अगर आप क्लास 12th में है, आप हमारे चैनल से जो है अपनी तैयारी बोर्ड एग्जाम्स की अच्छे से कर सकते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री का कंप्लीट वीडियो जो है हमारे चैनल पर जो है इस नए सत्र का उपलब्ध है। आप आसानी से अपने बोर्ड एग्जाम्स की बेहतर तैयारी जो है हमारे साथ जुड़ करके कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है अब ये 1 शॉट का वीडियो है, जिसमें हमने केमिस्ट्री के लगभग 4 लेसन के जो है 1 शॉट के वीडियो ऑलरेडी डाल चुके हैं। और फिजिक्स का ये हमारा पहला 1 शॉट का वीडियो है, जिसमें आप जो है इस एक ही लेक्चर्स में जो है हम पूरे जो है फर्स्ट लेसन को जो है कंप्लीट देखने वाले हैं। आप कहीं जाइएगा नहीं, इस एक ही वीडियो में पूरे चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं या जो भी टॉपिक्स आपके बोर्ड एग्जाम में कभी भी पूछा गया है, बार बार पूछा जाता है, सभी टॉपिक्स को जो है कंप्लीट जो है आसानी आपकी भाषा में जो है इसको समझाने वाले हैं। बस केवल आप देखते रहिए, देखना अभी एक एक टॉपिक आपको पूरा क्लियर एकदम समझ में आ जाएगा। आप लोग से एक छोटी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ताकि आपके साथ जो और स्टूडेंट हो वो भी अपनी तैयारी जो है कर सके। चलिए देखते हैं, आज की क्लास शुरुआत करते हैं और देखते हैं। देखिए, आपके बोर्ड एग्जाम्स में सबसे पहला क्वेश्चन जो इस लेसन का बनता है हमारा वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ये हमारा जो है फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर है और इस पहले चैप्टर के इस 1 शॉट में सबसे पहला क्वेश्चन हम जो देखने वाले हैं वो है हमारा वैद्युत बल संबंधी कूलाम का नियम। यानी कूलाम का नियम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो है कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम जो है ये लॉन्ग में भी पूछा जाता है, शॉर्ट में भी पूछा जाता है। तो चाहे जैसे पूछा जाए, आपको जिस तरीके से पूछा जाता है उसी अनुसार आपको लिखना है। तो वैद्युत बल संबंधी कूलाम का नियम क्या है, चलिए इसको भी जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास दो बिंदु आवेश है, जैसे मान लो ये प्लस क्यू है और दूसरा ये माइनस क्यू है। अगर देखा जाए तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो है आर है। तो जो कूलाम का नियम कहते हैं, क्या कूलाम का नियम कहते हैं कि कूलाम के नियमानुसार किन्हीं दो आवेशों के मध्य, यानी एक आवेश प्लस क्यू है और दूसरा आवेश मान लीजिए माइनस क्यू है, तो अगर सेम डिफरेंट टाइप का आवेश होगा तो एक दूसरे में आकर्षण बल कार्य करेगा। अरे विपरीत आवेश होगा तो एक दूसरे में आकर्षण बल कार्य करेगा। और अगर मान लीजिए सेम टाइप का अगर आवेश है, अगर विपरीत आवेश होगा तो एक दूसरे में आकर्षण बल लगेगा, और अगर सेम टाइप का आवेश है तो एक दूसरे में प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो सबसे पहले ही बात उन्होंने ये कहा, कूलाम के नियमानुसार किन्हीं दो आवेशों के मध्य कार्य करने वाला, किन्हीं दो आवेशों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, यानी जो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लगता है दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। दोनों आवेशों के कैसे होते हैं, गुणनफल के समानुपाती होता है। तो कुल मिला के आप लिख सकते हैं यह समानुपाती Q1 Q2। समझ में आई बात कि नहीं? इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। पहली बात समझ में आ गई, किसी दो बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाले आकर्षण और प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो यह समानुपाती Q1 Q2 यानी Q1 Q2 दोनों गुणनफल के समानुपाती। और दूसरी बात उन्होंने ये कहा, तो उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यानी यह जो होता है उनके बीच की दूरी आर है, आर के वर्ग के और व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती मतलब बटे में होता है। समझ में आ गई बात? अब इस समीकरण 1 और 2 को मिला लेते हैं। समीकरण 1 व 2 से तो दोनों को जब मिलाओगे F समानुपाती ये आपका Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर हो जाएगा। समानुपाती हटाओगे तो कोई ना कोई नियतांक लाओ, इसको आप लिख सकते हैं F बराबर K Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हैं जहां K एक नियतांक है। K कौन है? एक नियतांक है। और इसके स्थान पर आप लिख सकते हैं F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
ये Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ये हमारा जो है F बराबर जो है निकल करके फॉर्मूला आ जाता है। समझ में आई बात? कुछ नहीं है, समान बातें हटाओ, कोई ना कोई नियतांक रखोगे और के जो है नियतांक है इसका मान 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर लिखा जाएगा। समझ में आ गई बात? तो ये तो है कूलाम का नियम, जो F बराबर जो है आपको निकल के आ जाएगा। समझ में आ गई बात? अब इसमें जो वेक्टर के रूप में पूछा जाता है, तो अगर आप इसको वेक्टर के आधार पर अगर बताना चाहें तो आप बता सकते हैं Q1 के कारण Q2 पर बल, तो जो Q1 के कारण Q2 पर बल लगता है तो ये आपका हो जाएगा F1 बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, और यहाँ पर R ये कैप हो जाएगा 1 2, यानी 1 के कारण 2 पर जो लग रहा है इसको आप Q1 मान सकते हैं, इसको Q2 मान सकते हैं। ये तो पहली बात हो गई। और दूसरी बात आप कह सकते हैं Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, तो ये हमारा जो F2 बराबर आएगा ये हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, और यहाँ पर जो R कैप होगा ये 2 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है ये वेक्टर के आधार पर जब पूछा जाता है तो आपको वेक्टर के आधार पर जो लगने वाला बल होता है Q1 के कारण Q2 पर जो बल, वो आप इस तरीके से बताएंगे, और Q2 के कारण Q1 पर जो बल लगेगा उसको आप इस तरीके से फार्मूले द्वारा लिख के बता सकते हैं। तो ये जो 1/4πε0 का मान होता है, 1/4πε0 का मान होता है, इसको जाने रहिएगा 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ये जो है इसका फार्मूला का जो है मान होता है। यानी जो हमारा 1/4πε0 ये हमारा दिया गया है, इसकी जो वैल्यू होती है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम जो है होता है। तो समझ में आ गई होगी इतनी बात। कूलाम का नियम कहते हैं कि दो बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इनकी बातों से ये दो समीकरण मिलेगा, दोनों को एक मिलाओगे तो ये बन जाएगा। अब के एक नियतांक है, इसकी वैल्यू रखोगे तो 1/4πε0 रखा जाएगा, तो ये आपका फार्मूला मिल जाएगा। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से ये कूलाम का नियम आपका पूरा होता है, जैसे पूछा जाएगा उसी हिसाब से आपको लिखना है। तो चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो जो दूसरा क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है वो यहाँ से बनता है कि विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा लिखना है और इसका सूत्र बताना। देखो इसमें विद्युत क्षेत्र क्या होते हैं ये तो चाहे कम ही पूछा जाए, लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है ये बहुत पूछा जाता है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। देखो जाहिर सी बात है कि किसी आवेश के चारों ओर, मान लीजिए ये हमारा Q आवेश है और इसके चारों ओर कुछ एरिया है, ये कुछ एरिया है, तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, यानी ये हमारा Q आवेश है, अब चाहे मान लो ये प्लस Q हो चाहे माइनस Q हो, कुल मिलाकर कोई हमारा आवेश है, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश, मान लीजिए प्लस Q वाला है, अब इसमें अगर हम माइनस Q को लेके आएंगे, मान लीजिए इस प्लस Q वाले में माइनस Q वालों को जैसे ही रखेंगे तो इस पर क्या होगा भाई, प्लस वाला होगा, माइनस वाला अगर लाओगे तो आकर्षण बल का अनुभव करेगा। या मान लीजिए दूसरा कोई आवेश अगर आप प्लस Q वाला ही लेके आओगे तो ये प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। तो यानी किसी बिंदु के कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरा आवेश बिंदु रखने पर वह आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता हो तो वह जो है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। यानी उस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, क्योंकि उसके भीतर जो है कोई दूसरा आवेश अगर लेके आओगे तो या तो आकर्षण बल का अनुभव करेगा या फिर प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। तो किसी बिंदु के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को रखने पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता हो तो उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। समझ में आ गई वैद्युत क्षेत्र क्या है। अब हम जान लेते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है। देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अगर हम बात करें तो सीधी सी बात है, एकांक धन आवेश को, भाई एकांक धन आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर, जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई आवेशित क्षेत्र है, अब इसको अगर हम वैद्युत क्षेत्र के भीतर एकांक धन आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर अगर रखते हैं तो इस पर एक बल कार्य करता है। क्या कार्य करता है? एक बल कार्य करता है
तो इसकी जो बल की जो तीव्रता होती है वही जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती। समझ में आया कि नहीं? यानी एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर रखने पर उस पर लगने वाले बल कार्य करता है। बल की तीव्रता को, यानी जितना बल उस पर लगता है, लगने वाले बल को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? यानी एकांक धनावेश को किसी विद्युत क्षेत्र के भीतर रखने पर उस पर एक बल कार्य करता है, उसकी जो तीव्रता होती है वही जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती। समझ में आई बात कि नहीं? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो E बराबर होता है, ये फार्मूला F/Q होता है। यानी Q आवेश को जब आप रखोगे क्षेत्र के भीतर में तो उस पर एक बल कार्य करेगा, तो वही बल जो कार्य करता है तो दोनों का जो अनुपात होता है आवेश और बल का, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E जो है कहलाता है। यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को जो है E से प्रदर्शित किया जाता है और E बराबर होता है F/Q। समझ में आ गई बात? अब F आप जान रहे हैं, F क्या है? बल है। अब किस पर? ये धन आवेश पर। किस पर लगता है? ये धन आवेश पर जो बल लगता है तो ये ऊपर वाला बल हो जाएगा, नीचे वाला धनावेश हो जाएगा। समझ में आ गई बात? अब अगर इसके हम मात्रक की बात करें, यानी इसका मात्रक देखा जाएगा भाई, ये इसका मात्रक क्या हो जाएगा? ये न्यूटन हो जाएगा और बटे में ये कूलाम। भाई आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है, तो ये हो जाएगा कूलाम। तो इसका जो मात्रक बनेगा न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। समझ में आ गई बात? और इसके अगर हम बीमा की बात करें, किसकी? बीमा। चलिए बीमा निकाल लेते हैं। भाई आप जानते हैं बल की जो बीमा होती है, भाई बल की अगर बीमा देखा जाए तो ये होता है M/L/T-2 होता है। बल की जो बीमा होती है M/L/T-2 होता है। और आवेश आप जानते हैं Q बराबर IT होता है, और I की बीमा जो है एम्पियर A होता है और T की बीमा T होता ही है। तो अगर आप इसको यहाँ पे मिलाएंगे तो हमारा जो बीमा बन के आ जाएगा ML और T जो है, अगर T इसमें मिलाया जाएगा, भाई ये बटे में आएगा कूलाम का ना, तो ये ऊपर जाएगा तो ये भी -1 होके जाएगा, T-3 हो जाएगा और A जो है इनवर्स हो जाएगा। तो कुल मिला के अगर बीमा देखा जाए तो M/L/T-3 और A इनवर्स होगा। समझ में आई बात? तो ये इसकी बीमा हो जाएगी। समझ में आ गया होगा? अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत पूछा जाता है कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कोई बिंदु आवेश है जिसके कारण किसी बिंदु पर हमें जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है निकालना होता है। यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है किसी बिंदु के कारण किसी दूसरे बिंदु आवेश पर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। देखो इसको लिखने के लिए आप बहुत कुछ लिख सकते हैं, लेकिन हम आपको शॉर्ट में बताएंगे, और ये जो शॉर्ट में बताएंगे इतना आपको लिखना है, बाकी कैसे लिखना है वो भी हम आपको बताएंगे। देखिए जो भी चीजें आपको लिखने वाली चीजें हैं, हम एक डायग्राम बना रहे हैं और इसमें जो चीजें बताएंगे इसको आपको लिखना रहेगा। ठीक, सबसे पहले आप बताएं कि हमारा मान लीजिए ये कोई धन आवेश है, ये हमारा कोई धन आवेश Q है और जिससे R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। यानी जो हमारा धन आवेश Q है, इससे R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है ज्ञात करनी है। समझ में आई बात? भाई एक बिंदु हमारा +Q आवेश है और जहां से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है निकालना है। अब ये जो हमारा बिंदु P है, इस पर एक दूसरा आवेश Q0 मान लेते हैं और इसके हिसाब से जो है हम इसको ये दूसरा बिंदु आवेश Q0 मान लेते। तो जब इसको हम Q0 मान लेंगे तो अब यहाँ पर कूलाम का नियम लागू होता है। भाई कूलाम का नियम क्या कहता है? भाई एक बिंदु आवेश ये हो गया और दूसरा बिंदु आवेश ये हो गया, तो कूलाम का नियम कहता है दो आवेशों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल जो होता है, इनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये बताया गया है। तो आप यहाँ सीधा सीधा लिखेंगे F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। एक को आपने Q है और दूसरा आपने Q0 माना है और नीचे R² हो जाएगा। ये आपको पता है, ये कूलाम का नियम कहता है। समझ में आ गई बात? आप इसको लिख सकते हैं कि +Q आवेश तथा Q0 आवेश के कारण वैद्युत बल, यानी इन दोनों के कारण जो बल कार्य करेगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपान R²। इसको आप समीकरण 1 मान सकते हैं। और बिंदु P पर ये जो हमने बिंदु P माना है,
वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो आप जानते हैं तीव्रता E बराबर जो होता है F अपान Q0। अरे आप यहाँ की बात कर रहे हैं, Q0 माना गया है तो E बराबर F अपान Q0 हो जाएगा। अब ये जो भाई F की वैल्यू यहाँ पर है तो आप लिख सकते हैं समीकरण 1 से, यानी समीकरण 1 को यहाँ माइनस करेंगे तो हमारा E बराबर F की वैल्यू जो है 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये हो जाएगा Q0 अपान R स्क्वायर है ही है, अब बटे में ये हमारा Q0 हो जाएगा। समझ में आई बात? इसको और ठीक करोगे तो कुल मिला के ये Q0 से कट जाएगा और हमें जो मिलेगा E बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ पे Q बचेगा और नीचे R स्क्वायर, तो ये हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो है सूत्र प्राप्त हो जाएगा। भाई E बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R स्क्वायर। समझ में आई बात की नहीं? तो इस तरीके से यानी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिलता है E बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R स्क्वायर हमें प्राप्त हो जाता है। तो इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन जो इस सेशन से बनता है वो आपसे बहुत पूछा गया है कि विद्युत बल रेखाएं किसे कहती हैं, यानी इसको आपको बताना है, इसकी परिभाषा बताना है कि विद्युत बल रेखाएं होती क्या है, और दूसरी बात इनके गुण लिखना, यानी इसके कुछ गुण आपको बताने के लिए कहा जाता है। तो चलिए देख लेते हैं कि विद्युत बल रेखाएं होती क्या है। तो सीधी सी बात है कि विद्युत बल रेखाएं काल्पनिक रेखा, यानी विद्युत बल रेखाएं जो बनाया जाता है, बताया जाता है, वो एक प्रकार की काल्पनिक रेखा है, यानी कल्पना किया जाता है कि हाँ विद्युत बल रेखाएं इतने क्षेत्र में जो है दिखाई होती है या इतने क्षेत्र में जो है चलती है। तो विद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो अनवरत विद्युत बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। यानी ये बताया जाता है कि यहाँ से अनवरत का मतलब ये होता है कि इसमें ऐसा नहीं कि यहाँ दिखाई दे रहेंगी फिर बीच में नहीं आएंगी फिर वहां आएंगी, ऐसा नहीं है। वो लगातार जो है विद्युत बल की दिशा को प्रदर्शित करती है कि हाँ यहाँ से यहाँ तक ये विद्युत बल रेखाएं चल रही है। समझ में आए? नहीं समझ में आए? विद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती है जो अनवरत विद्युत बल की दिशा को जो है प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ गया विद्युत बल रेखाएं? अब इनके जो गुण की अगर हम बात करें तो पहला गुण ये है कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं, यानी विद्युत बल रेखाओं की अगर बात किया जाए तो ऐसा नहीं है कि ये विद्युत बल रेखाएं ऐसे जा रही हैं और दूसरी विद्युत बल रेखाएं इसको इधर से ऐसे इसको क्रॉस करें, ऐसा कभी नहीं होगा। कोई भी विद्युत बल रेखा जो है एक दूसरे को कभी काटती नहीं, अपने में ही जैसे बहुत सारी बल रेखाएं चलती हैं तो वो एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, पहली बात ध्यान रखना। और दूसरी बात ये धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है। जो भी विद्युत बल रेखाएं होती हैं, भाई अगर मान लीजिए चुंबक है तो ये हमारा चुंबक है, एक का सिरा N है और दूसरे का S है, तो अब ये धन आवेश से हमेशा निकलेंगी और ऋण आवेश पर जा करके जो है समाप्त होंगी। बात समझ में आई? यानी कहीं ना कहीं से निकलेंगी तो हमेशा वो धन आवेश से निकलेंगी और ऋण आवेश पर जो है जाकर के समाप्त होती है। जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो हमेशा धन से निकलती है और ऋण पर समाप्त होती है, दूसरी बात। और तीसरी बात ये है कि ये तनी हुई डोरियों की तरह सिकुड़ने का प्रयास करती है। जैसे कोई डोरी अगर तनी हो तो धीरे धीरे वो सिकुड़ती है, सेम इसी तरीके से विद्युत बल रेखाएं जो है तनी हुई डोरियों की भांति जो है सिकुड़ने का प्रयास करती है। ये अगली बात हो गई। और अगला जो है ये सतत रेखा या वक्राकार होती है, यानी जो रेखाएं होती है वो सतत होती है यानी लगातार होती है और वक्राकार प्रयास करके ये वक्राकार के रूप में होती है। समझ में आई बात? तो ये तो थी विद्युत बल रेखाएं होती क्या है और दूसरी बात इनके गुण क्या है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन जो आपका बनता है कि वैद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं, यानी वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा आपसे पूछी जाती है और फिर पूछा जाता है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण साथ में वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण से आप क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा बताइए। ठीक, तो ये वैद्युत द्विध्रुव और द्विध्रुव आघूर्ण इन दोनों के बारे में काफी पूछा गया है और ये बार बार पूछा जाता है। तो चलिए अब हम वैद्युत द्विध्रुव पहले जान लेते हैं, उसके बाद फिर वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है इसको भी ठीक से जान लेते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव होते क्या है? द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव यानी ऐसा पोल हो जिसमें दो ध्रुव हो, यानी ऐसा हमारा कोई सिस्टम हो जिसमें दो ध्रुव लगे हो। जैसे मान लीजिए एक हमारा ये बिंदु आवेश है और दूसरा हमारा ये आवेश है, यानी जब दो क्या लिखा गया, जब दो परमाणु में समान आवेश, मान लीजिए हमारा Q है, अब ये मान लीजिए प्लस है और ये हमारा Q है, ये माइनस है, तो कहने मतलब ये जो आवेश है Q ही है, बस समान आवेश हो
जब दो परमाणु में समान यानी जितनी वैल्यू इसकी है उतने वैल्यू इसकी भी है, लेकिन इनकी नेचर जो है विपरीत है, यानी ये पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव होगा। बात समझ में आई कि नहीं? जब दो परमाणु में समान आवेश किंतु विपरीत प्रकृति के हो, कैसे हो? विपरीत प्रकृति के हो, और दोनों जो है अल्पतम दूरी पर रखे गए हो, यानी दोनों जो है अल्पतम दूरी पर रखे गए हो, तो इस प्रकार जो बनाते हैं उसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। समझ में आई बात कि नहीं? यानी जब दो परमाणु में मतलब हुआ समान आवेश, यानी जो एक ही टाइप के हो, बशर्ते दिक्कत क्या है कि एक अगर पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा, ऐसा नहीं कि दोनों पॉजिटिव ही हो, ऐसा नहीं। जब दो परमाणु का मतलब हुआ एक ही तरह आवेश हो, आवेश इन पर जो लगाया गया हो वो अलग अलग हो, तो वही कहा गया जब परमाणु में समान आवेश किंतु विपरीत प्रकृति के एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर रखे हो, तो इस प्रकार जो बनाते हैं उसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। समझ में आ गया वैद्युत द्विध्रुव क्या है? अब हम बात कर लेते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। देखो भाई, अगर हम बात करें द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, तो देखो अब ये दो आवेश जो आप लिए हो समान आवेश होता है, बस केवल नेचर अलग होता है। तो इन दोनों आवेशों में से एक आवेश का मान और साथ में इनके बीच की जो दूरी होती है अल्पतम, इन दोनों का जो गुणनफल होता है वो द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। आप लिख सकते हैं दो आवेशों में से किसी एक आवेश का मान तथा उनके बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, और इसे P से प्रदर्शित करते हैं। तो आप जानते हैं P बराबर भाई एक आवेश Q हो जाएगा और दोनों के बीच की दूरी 2L है, तो हमारा जो आ जाएगा द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q गुणे 2L जो है प्राप्त होता है। समझ में आ गया ना कि द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं? यानी दोनों आवेशों में से एक आवेश का मान तथा उनके बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल के बराबर होता है, इसे हम द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। समझ में आ गई बात? इसे P से प्रदर्शित किया जाता है। अब अगर इसके मात्रक की बात कर रहे हैं कि इसका मात्रक क्या होता है द्विध्रुव आघूर्ण का, तो भाई Q जो होता है ये कूलाम होता है। Q जो हमारा होगा ये कूलाम हो जाएगा, और L लिखा है तो 2L क्या होती है? लंबाई होती है। L क्या होती है? लंबाई होती है, जो मीटर में होता है। तो ये हमारा कूलाम मीटर जो है इसका मात्रक बन जाएगा, और इसे द्विध्रुव आघूर्ण को ही इसके मात्रक को डिबई में भी कहा जाता है। क्या लिखा जाता है? डिबई। ध्यान रखना, ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया है कि डिबई किसका मात्रक है, तो ये द्विध्रुव आघूर्ण का जो है डिबई जो है ये इसका मात्रक होता है। इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम बीमा की बात करें, अगर बीमा देखा जाए तो भाई इसका बीमा अगर देखोगे भाई कूलाम का मात्रक जो होता है, भाई कूलाम, अरे कूलाम Q बराबर आप जानते हैं IT होता है ना, तो I का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है, और T का मात्रक जो होता है T हो जाएगा, और यहाँ मीटर दिया है, मीटर को हमेशा लंबाई में मापेंगे, L हो जाएगा, तो इसकी जो बीमा बन जाएगी LTA, यानी इसकी बीमा जो निकल के आएगी LTA जो है किसका? द्विध्रुव आघूर्ण की बीमा जो है LTA निकल के आ जाएगी। समझ में आ गई बात? तो ये तो था आपका द्विध्रुव क्या होते हैं और द्विध्रुव आघूर्ण क्या होते हैं। बोर्ड एग्जाम्स में खूब नंबर लगा के पूछा गया है, इसको आप समझ लीजिए अच्छे से, समझने में फेर मत करिएगा। अब इसके आधार पर कुछ और चीजें आपके जो है सॉल्व होंगी। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन जो इस पर बनता है उसको देख लेते हैं। देखो अगला जो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम से बनता है वो पूछा जाता है, वो है एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक ज्ञात करने को कहा जाता है। एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव आघूर्ण पर लगने वाले बल आघूर्ण का जो है व्यंजक निकालने को आता है। इसको आपको क्या लिखना है भाई? सीधी सी बात लिखना है कि जब हम किसी द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर एक बल युग्म का आघूर्ण कार्य करता है, जिसे हम टाउ द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसको लिख ले जाओगे कि जब किसी द्विध्रुव को हम एक समान विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो इस पर एक बल युग्म को आघूर्ण कार्य करता है, जिसे हम टाउ द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब इसका एक हम डायग्राम बनाएंगे। इस डायग्राम को आप लिखेंगे, माना एक विद्युत क्षेत्र E है, एक विद्युत क्षेत्र है जिसकी तीव्रता जो है E है, और ये हमारा द्विध्रुव है, यहाँ से यहाँ जो है इस पे रखा गया है। ये मान लीजिए हमारा -Q आवेश है और ये हमारा +Q आवेश है, और जो एक दूसरे से 2L दूरी पर रखे गए हैं। 2L यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है 2L है, और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। इसको आप A मान सकते हैं, इसको B मान सकते हैं। अगर इसको आप मिलाते हैं भाई, ये इसको क्षेत्र की दिशा में इधर घुमाने का प्रयास करेगा, और ये भाई कोई भी अगर द्विध्रुव को अगर आप विपरीत दिशा में रखे गए हैं
तो ये क्षेत्र के समांतर होने का प्रयास करता है। तो ये जब घूमेगा यानी ये इधर खींचेगा, इधर को आएगा, तो ये जो है एक इस पर लंब डालते हैं और इसको मिलाते हैं, तो यहाँ पर एक थीटा कोण जो है कोण एंगल बनता है। और इस बिंदु को हम सी मान लेते हैं, ये घूम करके यहाँ जो है आएगा। समझ में आई बात? देखो सीधी सी बात है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव यानी ये वैद्युत द्विध्रुव AB है जो वैद्युत क्षेत्र E में थीटा कोण पर रखा है। कितने कोण पर रखा है? थीटा कोण पर रखा है। द्विध्रुव पर लगने वाला जो बल आघूर्ण होगा, तो आप लिख सकते हैं कि बल आघूर्ण बराबर बल गुणे लंबवत दूरी। भाई बल आघूर्ण जो होगा वो बल गुणे लंबवत दूरी होगा। अब आप जो बल आघूर्ण है, बल आघूर्ण को हम टाउ द्वारा प्रदर्शित करते हैं और बल हमारा F हो जाएगा और लंबवत दूरी, अब अगर दूरी देखा जाए कितनी दूरी है, तो भाई यहाँ B है, ये C है, ये BC दूरी है। कितनी दूरी है? ये हमारा BC दूरी। भाई यहाँ से यहाँ दूरी है ना, ये यहाँ होना चाहिए था, तो यहाँ से यहाँ तक इसको सीधा करेंगे तो ये हमारा BC दूरी लगभग जो है देखने को लंबवत दूरी जो बनेगी वो BC बनेगी। तो अगर यहाँ पर अगर देखा जाए त्रिभुज ABC में, आप अगर त्रिभुज ABC में देखा जाए तो आप जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब आपका क्या? भाई लंब आपका BC है ना, BC हमारा लंब है और कर्ण क्या है? कर्ण हमारा 2l है। भाई साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब हमारा BC हो जाएगा और कर्ण हमारा अगर देखा जाएगा 2l हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2l है, तो अगर हम BC की वैल्यू निकालें तो ये हमारा हो जाएगा 2l sin थीटा हो, यानी BC की वैल्यू 2l sin थीटा हो जाएगा। और एक चीज F बराबर अगर देखा जाए तो Q इंटू E होता है। आप जानते हैं जो F की वैल्यू होती है Q इंटू E होता है। भाई जो बल होता है वो आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं F की वैल्यू Q इंटू E हो जाएगा। और अगर BC की बात करें तो यह हमारा हो जाएगा 2l sin थीटा हो जाएगा। इतना समझ में आया? अब इसको आप कई तरीके से लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं Q गुणे 2l लिख सकते हैं। भाई 2l यहाँ कर दीजिए, उसके बाद E लिख दीजिए, इसको आप चाहो तो ब्रैकेट में कर लो और फिर sin थीटा कर लीजिए। और एक चीज आपको पता है, क्या पता है कि हमारा P बराबर होता है Q गुणे 2l होता है। ये आपको मालूम है, ये आपको पता है। तो यह मान उठा करके इसी में रखेंगे तो हमारा टाउ बराबर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? P और ये E है ऑलरेडी और फिर sin थीटा हो। समझ में आई बात कि नहीं? भाई टाउ बराबर PE sin थीटा हमें जो है प्राप्त हो जाएगा। यही टाउ जो होता है वो हमारा बल आघूर्ण होता है। जो हमारा बल आघूर्ण टाउ है इसे हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो टाउ बराबर PE sin थीटा निकल के आ जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं? अब अगर मान लीजिए अगर आप थीटा की वैल्यू जो है 90 डिग्री रखते हैं, भाई 90 डिग्री कोण पर अगर घुमाते हैं तो हमारा जो टाउ होगा, टाउ बराबर PE sin 90 हो जाए। और जो हमें टाउ की वैल्यू प्राप्त होगा ये PE, भाई sin 90 का मान 1 होता है, आप जानते हैं sin 90 बराबर 1 होता है। तो PE ये हमें मैक्सिमम जो है प्राप्त होगा। इसी तरीके से अगर आप मान लीजिए थीटा बराबर 0 डिग्री रखते हैं तो हमारा टाउ बराबर जो प्राप्त होगा 0 प्राप्त होगा। तो ये जो है न्यूनतम जो है हमें प्राप्त होता है। समझ में आई बात? अगर आप इसको 90 डिग्री घुमाते हैं तो 90 डिग्री घुमाओगे तो इस पर टाउ का मान हमें प्राप्त होगा वो अधिकतम प्राप्त होगा। और अगर आप वैद्युत क्षेत्र के समांतर ही रखोगे तो कोई कोण नहीं बनेगा, तो थीटा बराबर 0 डिग्री होगा। अगर सीधे सीधा रखे रहोगे वैद्युत क्षेत्र के समांतर तो कहाँ घुमाएगा? क्या कुछ घुमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसी के समांतर रहेगा तो 0 डिग्री होगा। तो टाउ और साइन 0 का मान कितना होता है? साइन 0 का मान 0 होता है, तो उठा के सब 0 कर देगा, टाउ बराबर 0 नहीं आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है टाउ का मान न्यूनतम प्राप्त होता है। तो ये तो है एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक जो है इस तरीके से निकाला जाता है। समझ में आ गई होगी बात? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में काफी पूछा जाता है वो है एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने पर किया गया कार्य। यानी अगर एक समान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो और उसमें अगर हमारा द्विध्रुव रखा हो तो उसको अगर हम थीटा कोण पर घुमाते हैं तो कितना कार्य किया गया है, इसको ज्ञात करने के लिए, इसका व्यंजक स्थापित करने के लिए आपसे एग्जाम में बहुत पूछता है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। इसको लिखना क्या है कि माना हमारा एक वैद्युत क्षेत्र है जिसकी तीव्रता E है, जिस पर एक वैद्युत द्विध्रुव
प्लस क्यू तथा माइनस क्यू रखा गया है जो एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित है। समझ में आए? इतना तो आप लिख ही ले जाओगे। फिर आप बताएंगे कि इसको अब हम थीटा कोण पर घुमाते हैं। कितने कोण पर घुमाएंगे? थीटा कोण पर घुमाते हैं। तो घुमाने पर किया गया कार्य, तो आप जानते हैं जब इसको थीटा कोण पर घुमाएंगे तो हमारा कार्य जो होगा W बराबर F इंटू डी होगा। क्या होगा? अरे कार्य बराबर किया गया कार्य बराबर W बराबर F इंटू डी होता है, ये तो आपको पता है। अब चूंकि एक इधर है भाई दुर्धु का आधे पर से अगर देखा जाए तो इधर भी मिलेगा इधर भी मिलेगा। सबसे पहले हम एक साइड का निकाल लेते हैं, तो हम इसको W1 निकालेंगे। W1 बराबर और F बराबर आपको पता है, क्या पता है? F बराबर Q इंटू ई होता है। क्या होता है? Q इंटू ई होता है। तो आप यहाँ पर Q इंटू ई रख देंगे। और D विस्थापन कितना विस्थापित कर रहे हो? तो भाई हम थीटा कोण पर पहली बात तो घुमा रहे हैं, तो अगर देखा जाए तो भाई ये बिंदु यहाँ से यहाँ आया हुआ है। अगर देखा जाए तो ये यहाँ से यहाँ पहुंचा हुआ है, तो यहाँ से यहाँ आने में भाई अगर देखा जाए तो ये यहाँ था जो पोजीशन यहाँ। अगर ठीक से विस्थापन की बात करें तो यानी ए बिंदु से खसक करके ये सीधा लंब जो डाला गया बी पर पहुंच गया है, यानी विस्थापन हमारा ए बी जो है देखने को मिला है। तो हमारा विस्थापन क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। समझ में आ गई बात? अब इसको आप लिख सकते हैं भाई W1 बराबर QE तो आपका रहेगा। ये जो ए बी विस्थापन है अगर देखा जाए तो पूरा OA है। अगर इस OA में से OB निकाल देंगे तो इतना बच जाएगा ना भाई। पूरी लंबैया हमारी यहाँ से यहाँ तक अगर देखा जाए तो ये A है, ये O है और ये यहाँ पे B है। अगर हम यहाँ से पूरे लंबाई में से यानी OA में से अगर हम OB निकाल दें, यानी इस OB को इतने में से OA यहाँ पूरे में से इतना निकाल देंगे तो हमारा इतने तो बचेगा। तो बस यही करना है, आपको लिखना है OA माइनस OB। कितना समझ में आ गया? और आप जानते हैं ये OA यानी यहाँ से यहाँ तक की पूरी लंबाई हमारी यल है। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है? यल है। तो ये हमारा QE ऑलरेडी रहेगा, ये यल हो जाएगा और माइनस और ये OB जो है आप इस OB को अगर आप निकालेंगे तो एक कोण थीटा यहाँ पे बना है, तो आप लिख सकते हैं cos थीटा बराबर होता है भाई ये आपका OB हो जाएगा। OB आधार बटा कण हो जाएगा, तो आधार ये हो जाएगा और कण हमारा यल हो जाएगा। तो cos थीटा बराबर OB अपान L हो जाएगा। तो ये आप लिख सकते हैं OB बराबर क्या हो जाएगा? L cos थीटा हो जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं? भाई ये हमारा आधार हो गया। तो अगर थीटा कोण ये है तो आप लिख सकते हैं भाई cos थीटा बराबर आप जानते हैं आधार बटा कण होता है। आधार हमारा OB हो जाएगा, कण हमारा इधर को हो जाएगा, ये 0 और ये हमारा ये पॉइंट आ जाएगा। तो ये हमारा पूरी दूरी यल है तो यल हो जाएगी। तो OB बराबर यल cos थीटा हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं यल cos थीटा। इतना समझ में आ गया? इसको और आप ठीक करोगे तो हमारा जो W1 बराबर मिलेगा QE तो रहेगा, इनमें से हम यल कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस cos थीटा हमें जो है प्राप्त हो जाएगा। ये W1 की वैल्यू भाई आधे में जब इतना मिला है तो आधे में भी इतना मिल जाएगा। तो आप लिख सकते हैं W2 बराबर QE L 1 माइनस cos थीटा, ये भी आपका W2 हो जाएगा। आप एक काम करिए W निकालना है तो W1 प्लस W2 कर लीजिए, दोनों को जोड़ लीजिए। तो W1 की वैल्यू आपकी जो है कुल मिला के दोनों सेम है, तो आप लिख सकते हैं 2 QEL 1 माइनस cos थीटा लिख सकते हैं कि नहीं? भाई दोनों डबल है ना, एक के मेल है तो दो लगा दिए आगे, बराबर हो गया। इसको और ठीक भाई आप इसको आप लिख सकते हैं क्या आपको पता है P बराबर होता है Q गुणे 2L होता है कि नहीं होता? भाई दो आगुण P बराबर होता है। तो इसमें देखो Q गुणे 2L, Q लिखा है, 2 भी लिखा है, L लिखा है, तो इसको आप लिख सकते हैं क्या लिख सकते हो भाई? ये आप लिख सकते हो W बराबर भाई इतने की वैल्यू P हो जाएगी, Q गुणे 2L की वैल्यू P हो जाएगी, तो PE आ जाएगा, E ही बचेगा और फिर 1 माइनस cos थीटा बचेगा। समझ में आई बात कि नहीं? यानी W बराबर PE 1 माइनस cos थीटा आपको प्राप्त हो। यह है दुर्धु को घुमाने पर किया गया कार्य भाई। समझ में आई बात कि अगर आप मान लीजिए थीटा बराबर 90 डिग्री घुमाते हैं, अगर आप थीटा बराबर 90 डिग्री घुमाते हैं तो हमें जो कार्य प्राप्त होगा ये हो जाएगा PE और 1 माइनस cos 90 हो जाएगा। और आप जानते हैं कि cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये आपका W बराबर सीधा सीधा ये 0 हो जाएगा। तो
तो 1 में से 0 घटाओगे 1 ही आएगा, तो ये हमारा पीई जो है प्राप्त हो जाएगा। मतलब ये हमें मैक्सिमम जो है वैल्यू मिलेगी। इसी तरीके से अगर आप 180 डिग्री सेल्सियस घुमाते हैं, मतलब थीटा बराबर 180 डिग्री सेल्सियस घुमाते हैं, तो काश 180 की वैल्यू होती है -1 होता है। तो आप जब यहाँ पर निकालेंगे किया गया कार्य कितना है, तो ये हमारा हो जाएगा पीई, उसके बाद 1 माइनस और इसकी वैल्यू -1 होता ही होता है, तो ये हमारा जो मिल जाएगा W बराबर ये पीई रहेगा ही रहेगा और माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, 1 1 2 आ जाएगा, तो कुल मिला के आपको 2PE प्राप्त हो जाए। यानी अगर आप 180 डिग्री सेल्सियस घुमाते हैं तो हमें जो है जो कार्य प्राप्त होगा उसका दुगना जो है प्राप्त होता है। तो इस तरीके से कि एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत दुधु को घुमाने पर किया गया कार्य जो है इस तरीके से निकाला जाता है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है वो है विद्युत दुधु के कारण अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक जो है ज्ञात करने के लिए आपसे कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं। आप देखो जो चीज लिखना है आप लिख लोगे, कैसे लिखना है हम इस डायग्राम के माध्यम से आपको बता रहे हैं, आप ऐसे ही लिखना है। क्या लिखोगे कि माना एक हमारे पास विद्युत दुधु है, बिंदु पर प्लस क्यू आवेश तथा एक बिंदु पर माइनस क्यू आवेश स्थित होता है। हमारे पास माना हमारे पास एक विद्युत दुधु है जिसके दो बिंदु आवेश हैं, एक प्लस क्यू तथा दूसरा माइनस क्यू, यानी एक प्लस क्यू आवेश है और दूसरा माइनस, और दोनों एक दूसरे से 2l दूरी पर रखे गए। कितने दूरी पर रखे गए हैं? 2l दूरी पर है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2l है, तो बीचों बीच से देखेंगे आधा इधर l हो जाएगा, आधा इधर l हो जाएगा। 2l दूरी पर रखे गए हैं। इतना आप पता ले जाओगे, लिख ले जाओगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद आप बताएंगे कि दुधु के मध्य बिंदु से r मीटर की दूरी, भाई बीचों बीच वाला बिंदु ये है ना, यहाँ से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है। क्या है? एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब आप बताओगे कि प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है। भाई हम अच्छे स्थिति में ज्ञात कर रहे हैं ना, तो एक ही अक्ष पर होगा, तो यह हमारा प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है और माइनस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। समझ में आई बात कि नहीं? भाई इधर से होगा तो ये इधर इसके नजदीक होगा और इधर से होगा तो ये थोड़ा और दूर होगा। समझ में आई? तो अब हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है इस बिंदु पर तुल्य ज्ञात करना है। तो अब अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है तो हमें E बराबर क्या निकालना होगा? भाई आप E बराबर निकालोगे तो हमें E1 माइनस E2 निकालना होगा। भाई E1 जितना होगा उसमें से अगर E2 घटा देंगे तो हमें जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल आएगी। समझ में आई? भाई एक चीज आप जानते हैं, क्या जानते हो कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R स्क्वायर होता है। ये फार्मूला आपको जो है इससे पहले जो है निकाल करके बिंदु आवेश के कारण जो है जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो ये होता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो ये हमारा हो जाएगा E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये हमारा Q हो जाएगा। और नीचे अगर हम भाई E1 की बात कर रहे हैं तो हमारा ये प्लस Q होगा, तो पूरा यहाँ से यहाँ तक R है हमारा, R में से अगर L निकाल देंगे तो हमारी यहाँ तक दूरी चाहिए, तो हमारा हो जाएगा R माइनस L हो जाएगा। क्या हो जाएगा? R माइनस L हो जाएगा और इसका स्क्वायर है, स्क्वायर कर देंगे, ये तो हमारा E1 बन जाएगा। इसी तरीके से माइनस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर माइनस Q आवेश के कारण देखा जाए तो हमारा E2 बराबर जो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये Q तो रहेगा ही रहेगा, और दूसरी बात यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है, हमें यहाँ तक चाहिए, तो हमारा हो जाएगा R प्लस L और इसका स्क्वायर बन जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं? अब हमें निकालना है E निकालना है, तो E बराबर आपको पता है, E बराबर ये हमारा E1 माइनस E2 हो जाएगा। तो हम E1 और E2 की वैल्यू रख लेते हैं। भाई E1 की वैल्यू और E2 की वैल्यू अगर देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक सेम है, केवल इसी में अंतर है, तो आप लिख सकते हैं भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, दोनों में कॉमन हो जाएगा और दोनों में Q है ये भी कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा 1/r माइनस L का स्क्वायर बचेगा और माइनस 1/r प्लस L का स्क्वायर जो है आपको बचेगा।
समझ में आई बात कि नहीं भाई? सीधी सी बात है, आप देख रहे हैं ये क्यू दोनों में है, इतना ये दोनों में है, इसको हम बाहर कर लेंगे तो हमें जो है ये यहाँ का बच जाएगा 1 इतना, और ये माइनस 1 ये माइनस लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस। इसको और ठीक करोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ये होगा, तो रहेगा ही रहेगा। आप इन दोनों का लासा लेंगे और फिर तिरछा गुणा कराएंगे तो ये r प्लस एल का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा और माइनस r माइनस एल का स्क्वायर यहाँ बन जाएगा। और नीचे अगर देखा जाएगा भाई, इसको अगर देखोगे तो r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर बन जाएगा। इसको अगर और ठीक से आप सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 रहेगा ही रहेगा। क्यों रहेगा? ऊपर अगर खोलेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, और इसी प्रकार a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। सेम इसी को आप खोल दीजिए यहाँ पे तो ये हमारा हो जाएगा r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl हो जाएगा, और इसको माइनस में ऐसे रहने दीजिए और ये हमारा हो जाएगा r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और माइनस 2rl हो जाएगा। इसको ब्रैकेट में ऐसे रहने दीजिए और नीचे अगर देखेंगे भाई 2 का ये 4 हो जाएगा और माइनस एल का पावर ये 4 हो जाएगा। इसको और ठीक करेंगे तो हमारा जो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 तो रहेगा ही रहेगा। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और प्लस 2rl रहेगा, ये माइनस से गुणा करा देंगे तो माइनस r स्क्वायर और ये फिर माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ प्लस 2rl हो जाएगा, और नीचे आपका r की पावर 4 माइनस एल की पावर 4 रहेगा ही रहेगा। आप देख रहे हैं ये और ये प्लस प्लस में है, ये माइनस माइनस में है, कट जाएगा, और ये प्लस यहाँ पे बचा है, ये प्लस यहाँ पे बचा है। यहाँ पर इसको और ठीक करेंगे तो हमें जो मिलेगा बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ये q जो मिलेगा, और यहाँ पर 2rl है तो 2 मल्टीप्लाई 2rl हो जाएगा। भाई एक 2rl इधर है, एक 2rl इधर, 2 2 4 तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और बटे में नीचे हमारा r की पावर 4 माइनस एल की पावर 4 मिल जाएगा। एक चीज आप जानते हैं, यानी जो यल है ये r की तुलना में जो है बहुत छोटा है, यानी जो हमारा r है ये l की तुलना में अगर देखा जाए तो यल से बहुत बड़ा है r, तो यल को हम छोड़ देते हैं तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा जो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यों रहेगा ही रहेगा, और ये हमारा 2 गुणे 2rl है और बटे में ये हमारा r की पावर 4 हो जाएगा। यानी हम यहाँ पर नीचे जो है l को छोड़ दे रहे हैं तो एक r यहाँ है, इसको काटेंगे 3 बचेगा। भाई ये हमारा इतना बचेगा, इसको और ठीक करोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इस q को अंदर ले जाओगे तो q गुणे 2l हो जाएगा। भाई 2l यहाँ बचा है और गुणे 2 और बचा है, ये भी 2 है, और बटे में ये हमारा r की पावर 3 हो जाएगी। एक चीज आपको पता है, क्या पता है भाई? आप जानते हैं P बराबर Q गुणे 2l होता है। P बराबर क्या होता है? Q गुणे 2l, तो Q गुणे 2l दिख रहा है तो ये हमारा जो बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, भाई इसकी वैल्यू P हो जाएगी तो ये हमारा 2P हो जाएगा और बटे r क्यूब हो जाएगा। ये हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वैल्यू व्यंजक जो है प्राप्त हो जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं? भाई E बराबर आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2P अपान r क्यूब जो है प्राप्त हो जाएगा। भाई P बराबर Q गुणे 2l होता है, और यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे जितना आ जाएगा और आराम से इस तरीके से निकल आएगा। तो अच्छी स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो व्यंजक मिलता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2P अपान r क्यूब प्राप्त होता है। समझ में आ गई बात? तो ये तो बात थी अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक किस प्रकार निकाला जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए इसका जो निरक्षीय स्थिति है उसको भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो इसमें बनता है वो है हमारा वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये हमारा क्वेश्चन बनता है। इसमें जो आपको बातें लिखनी है, लिखने वाली बात को हम ऐसे बता दे रहे हैं, आप ऐसे डायग्राम बनाइएगा और डायग्राम देख के बता लीजिए कि माना हमारे पास दो वैद्युत द्विध्रुव है, एक प्लस क्यू तथा माइनस क्यू है, जो एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित है। कितने दूरी पर स्थित है? 2l दूरी पर स्थित है, और इससे मध्य बिंदु बीच से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जो कि निरक्षीय स्थिति में है। भाई अक्षीय स्थिति में होता है, इसी के अक्ष पर होता, लेकिन निरक्षीय स्थिति में है
तो ये ऊपर जाएगा, ये हमारा बिंदु P हो जाएगा, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है ज्ञात करना है। इतना आप लिखोगे। फिर आप बताओगे कि प्लस Q आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 होगी और माइनस Q आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 होगी। इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर होता क्या है कि दो कंडीशन है भाई, एक E1 sin थीटा ऊपर जाएगा, E2 sin थीटा नीचे आएगा, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। ये E1 और E2 जो है ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो E1 cos थीटा, E2 cos थीटा, ये दोनों जो बीचों बीच में यहाँ पे आएंगे, तो इन्हीं का वैल्यू, इन्हीं पर हमें जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाल लेते हैं। भाई बीच की दूरी ये है, यहाँ की दूरी ये है, तो अगर इसको हम निकाला जाए, इसको आप a मान लीजिए, ये 0 हो गया, ये हमारा बिंदु b मान लेते हैं, तो हमारा ab बराबर जो हो जाएगा भाई ab स्क्वायर बराबर होगा भाई ab स्क्वायर बराबर यहाँ से यहाँ तक दूरी जो होगी, ये हमारा जो बनेगा, अगर देखा जाए इसको थीटा कोण मान करके, तो आप जानते हैं ये हमारा r स्क्वायर हो जाएगा और प्लस ये हमारा l स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा ab जो निकल के आ जाएगा अंडर रूट r स्क्वायर और प्लस l स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा अंडर रूट r स्क्वायर और प्लस l स्क्वायर ये हो जाएगा और इसकी भी वैल्यू अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब हम जो है यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो निकालेंगे E1 cos थीटा, E2 cos थीटा के आधार पर, तो आप लिखेंगे E बराबर E1 cos थीटा और प्लस E2 cos थीटा। आप जानते हैं E1 बराबर है E2 के, इन दोनों एक ही जगह पर है, तो ये आपका आ जाएगा E बराबर 2E1 cos थीटा। यानी आपको E1 cos थीटा निकाल लेना है, तो हमें E जो है प्राप्त हो जाएगा। आप जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, तो इसको E1 मान लेते हैं। अगर यहाँ पर हम निकाल रहे हैं तो ये हमारा हो जाएगा भाई Q अपान R स्क्वायर होता है, तो R की अगर दूरी देखा जाए तो ये हमारा है R स्क्वायर और प्लस L स्क्वायर, ये भी अंडर रूट में है और इस पूरे का हमारा स्क्वायर जो है प्राप्त होगा, लिखा जाएगा भाई अंडर रूट R स्क्वायर और प्लस L स्क्वायर, ये है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो फार्मूला पता है, E बराबर होता है बिंदु आवेश के कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R स्क्वायर, ये फार्मूला हमें प्राप्त है। तो यहाँ पर हमें ये मिल जाएगा। अब इसको हम थोड़ा सा ठीक कर, तो ये हमारा E बराबर जो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, आप देख रहे हैं ये Q तो रहेगा ही रहेगा और ये भाई अंडर रूट का वर्ग है, तो ये आ जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये हमारा जो है नीचे आ जाएगा। समझ में आएगा। अब हमें cos थीटा बराबर निकालना है। cos थीटा आपको पता है cos थीटा बराबर होता है आधार बटा, तो आधार अगर देखा जाए तो ये है और कर्ण की अगर हम बात करें, जो हमारा कर्ण, तो कर्ण हमारा जो निकला है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यही तो कर्ण है। इसको थोड़ा और ठीक करेंगे तो ये हमारा L अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और ये पूरे का 1/2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अंडर रूट हटाएंगे तो ये हमारा 1/2 लिखा जाएगा। समझ में आई बात। अब इसका मान हम जो है इसी पे रखेंगे, तो हमारा E बराबर 2E1 cos थीटा है, इस पर हम वैल्यू रख देते हैं, तो भाई 2 तो रहेगा ही रहेगा और E1 की वैल्यू जो है ये हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है और फिर Q रहेगा अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और फिर मल्टीप्लाई cos थीटा की वैल्यू है L अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और इसकी वैल्यू है 1/, इसको और ठीक करेंगे तो हमें जो मिलेगा भाई, इसको अगर देखा जाए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, तो ये रहेगा ही रहेगा और दूसरी बात ये Q है बुढ़े, ये 2 है, L है, ये ऊपर का मामला ये हो जाएगा और नीचे अगर इन दोनों को देखा जाए ये हो जाएंगे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और इसका जो पावर बन जाएगा 1/2 यहाँ है, पूरा पूरा यहाँ है, तो ये 3/2 आ जाएगा, पावर जो 3/2 हो जाएगा। आप जानते हैं यहाँ पर जो R की वैल्यू है, R का मान बहुत बड़ा है किससे, L की अपेक्षा में, तो आप L को छोड़ दीजिए तो हमारा जो E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और भाई एक चीज आप जानते हैं P बराबर 2L होता है, भाई Q गुणे 2L का वैल्यू P होता है, ये आपको पता है, तो आप इसका मान उठा के यहाँ रख देंगे तो ये हमारा P हो जाएगा ऊपर और नीचे जो है R स्क्वायर है ही है और इसका पावर जो है 3/2 हो जाएगा। भाई L को हम छोड़ देंगे तो ये हमारा इतना आ जाएगा,
तो एक चीज आप जान रहे हैं, ये जो हमारा पावर है कट जाएगा, तो हमें जो फार्मूला ई का मिल जाएगा वो मिलेगा 1/4πε0 और ऊपर पी हो जाएगा और नीचे जो है आर की पावर 3 हो जाएगी। ये हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो है व्यंजक जो है प्राप्त हो जाएगा। E बराबर 1/4πε0 P/r³। समझ में आई बात? इस तरीके से वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है निकाला जाता है। कुछ नहीं करना है, E1 E2 बराबर हो जाएगा 2E1 cos थीटा हो जाएगा और यहाँ E1 की वैल्यू इतना आ जाएगी और E1 की वैल्यू आप ठीक करेंगे, यहाँ वर्ग हटाएंगे ये आ जाएगा और cos थीटा भाई आप जानते हैं आधार L हो जाएगा, कारण हमारा ये आ जाएगा। इसका जब अंडर रूट हटाएंगे 1/2 रखेंगे, इन दोनों को वैल्यू रखेंगे तो आप जानते हैं इतना जो बनेगा इसकी वैल्यू P आ जाएगी और यहाँ पर जब छोड़ देंगे L तो हमारा आर स्क्वायर, ये स्क्वायर और ये बटे में रहेगा तो कट जाएगा तो ये इतना आएगा, ये हमारा जो प्राप्त हो जाता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका बनता है वो है वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा लिखिए। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम्स में खूब पूछा गया है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या है। देखो वैद्युत फ्लक्स जो होता है ये वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के, यानी मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र है जिसकी तीव्रता जो है E है और इसका जो एक हमारा क्षेत्रफल A है, इस क्षेत्रफल से जो है वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही है। तो ये जो वैद्युत बल रेखाएं गुजरती है तो उनकी जो संख्या होती है वो हमारा वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। अब इसको आप अगर देखा जाए तो मान लीजिए एक अल्प क्षेत्रफल dA ले लिया जाता है, dA अल्प क्षेत्रफल, और ये जो बल रेखाएं गुजर रही हैं अगर इसको हम थीटा कोण पर देखा जाए, थोड़े से अगर हम बात करें वैद्युत फ्लक्स को अगर देखा जाए तो d phi e, यानी वैद्युत फ्लक्स को phi e से लिखा जाता है तो d phi e बराबर होता है E dA cos थीटा होगा। क्या होगा? E dA cos थीटा। dA हमने इसलिए लिया है क्योंकि भाई dA की बात हो रही है तो ये हमारा अल्प क्षेत्रफल लिया गया है तो वैद्युत फ्लक्स हमारा d phi e हो जाएगा। भाई अल्प के लिए है तो ये हमारा d phi e है। अगर इसको हम संपूर्ण बनाएंगे तो हमारा phi e बराबर हो जाएगा E A cos थीटा जो है प्राप्त। समझ में आई बात कि नहीं? भाई ये हमारा वैद्युत फ्लक्स phi e बराबर होगा E A cos थीटा। सीधी सी बात है, आप वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के क्षेत्रफल के अविलंबवत गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी जो हमारा काल्पनिक पृष्ठ है किसी वैद्युत क्षेत्र, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स को phi e से प्रदर्शित करते हैं। phi e बराबर होता है E A cos थीटा, या आप कह सकते हैं अल्प क्षेत्रफल से अगर गुजर रहा है तो इसी को लिखा जाता है phi e बराबर E dA cos थीटा। ये भी फार्मूला होता है। अगर मान लीजिए भाई थीटा, अगर मान लीजिए ये थीटा बराबर अगर मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर होता है तो आप phi e बराबर लिख सकते हैं E dA, ये इतना होगा भाई cos 0 का मान 1 हो जाएगा तो ये इतना आ जाएगा। समझ में आई बात? तो ये तो थी वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या है और एक इसमें से कोई एक फार्मूला आप लिख दीजिएगा, आपका हो जाएगा। अगर इसके मात्रक की बात करें, वैद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है भाई ये हमारा हो जाता है वोल्ट, तीव्रता हमारी वोल्ट में होगी और ये हमारा मीटर हो जाएगा, वोल्ट मीटर में जो है व्यक्त किया जाता है। यानी विद्युत फ्लक्स का मात्रक जो है वोल्ट मीटर में लिखा जाता है। समझ में आ गया? देखो बच्चों अगले टाइप का क्वेश्चन जो इस लेसन में बनता है वो है आवेश का एक समान वितरण, यानी सतत आवेश का वितरण किस प्रकार से होता है। तो ये 3 तरीके से होता है। सबसे पहला है अरैखिक आवेश घनत्व, यानी रैखिक आवेश घनत्व कह लीजिए, या इसी को आप कह सकते हैं आवेश का रेखीय वितरण। तो रेखीय वितरण भाई जो हमारा रेखाएं होती हैं आप जानते हैं, मान लीजिए हमारी कोई रेखा और ये L लंबाई की हमारी रेखा है तो अब इस किसी तार के प्रति एकांक लंबाई, सीधे सीधे इसको कह सकते हैं किसी तार के प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा, यानी हमारा जो तार है इसकी हर एक लंबाई पर वितरित आवेश की जो मात्रा होती है उसको हम रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। और रैखिक आवेश घनत्व को जो हम लैम्डा द्वारा प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा बराबर होता है Q/L होता है। क्या होता है? लैम्डा बराबर Q/L, यानी Q जो है
आवेश जो है संपूर्ण लंबाई पर जो है वितरित होता है, तो इसीलिए लैम्डा बराबर क्यू अपान एल जो है लिखा जाता है। अब इसके अगर हम मात्रक की बात करें तो इसका जो मात्रक हमारा निकल के आएगा, भाई आवेश का मात्रक कूलाम होता है, ये हमारा कूलाम हो जाएगा, और लंबाई हमेशा मीटर में लिया जाता है, तो ये मीटर हो जाएगा, कूलाम मीटर, और ये जो है बीच में बटा है, तो कूलाम प्रति मीटर जो है ये इसका जो है मात्रक हो जाएगा, मात्रक जो है हो जाएगा। समझ में आई बात। अगला जो इसमें आता है वो है आवेश, पृष्ठ आवेश घनत्व। पृष्ठ आवेश घनत्व ऐसा पूछा जाएगा, या आपसे पूछा जा सकता है आवेश का क्षेत्रीय वितरण किस प्रकार होता है। तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं, भाई क्षेत्रीय है यानी पृष्ठ पर है, तो ये हमारा मान लीजिए कोई हमारा पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल a है, तो वही कहा गया किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर, मान लीजिए हमारा एकांक क्षेत्रफल वितरित आवेश की मात्रा, अब इस पर जो भी आवेश हमारा संपूर्ण पृष्ठ पर वितरित होगी, आवेश की मात्रा आवेश का घनत्व कहलाता है। तो इसे हम पृष्ठ का आवेश घनत्व कहते हैं। पृष्ठ का आवेश घनत्व जो होता है ये हमारा सिग्मा बराबर होता है, भाई आवेश हम पूरे में भेज रहे हैं, क्यों हो जाएगा कहाँ पे, क्षेत्रफल में, तो हमारा घनत्व जो बनेगा पृष्ठ आवेश का घनत्व सिग्मा बराबर क्यू अपान ए जो है लिखा जाएगा। अब इसके अगर हम मात्रा की बात करें तो आवेश हमारा ये कूलाम हो जाएगा, और नीचे हमारा ये क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल जो होता है वो मीटर स्क्वायर होता है, तो ये हमारा बन जाएगा मात्रा की जो इसका निकल के आ जाएगा वो होगा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर बनेगा। समझ में आई बात। तो ये तो बात हो गई आवेश, पृष्ठ आवेश घनत्व। इसी तरीके से जो अगला है, इसमें अगला जो होता है वो है आयतन आवेश घनत्व। अगर हम बात करें आयतन, भाई कोई आयतन होगा तो आयतन पर एक समान रूप से वितरित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं, जिसे हम रो द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये हमारा Q अपान V हो जाएगा, V हमारा जो है आयतन होगा। तो इस तरीके से आप अगर तीनों में देखेंगे तो भाई रैखिक आवेश घनत्व, तो जाहिर सी बात है ये लंबाई पर डिपेंड करेगा, तो किसी तार के प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं, जिसे लैम्डा द्वारा प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा बराबर Q अपान L हो जाएगा। इसी तरीके से पृष्ठ आवेश घनत्व की अगर हम बात करें तो ये किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की मात्रा को पृष्ठ का आवेश घनत्व बोलते हैं, ये सिग्मा बराबर Q अपान A हो जाएगा। इसी तरीके से आयतन पर अगर बात कर रहा है तो किसी आयतन पर एक समान रूप से वितरित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं, जिसे रो बराबर Q अपान B हो जाएगा। अगर इसके मात्रक की अगर हम बात करें, इसका जो मात्रक होगा भाई ये हो जाएगा कूलाम, और आयतन जो होता है भाई ये हमारा मीटर होगा, और मीटर का क्यूब होगा। आयतन क्या होता है, मीटर क्यूब होगा, तो ये हमारा कूलाम मीटर, आप लिख सकते हैं कूलाम प्रति मीटर क्यूब, ये हमारा इसका मात्रक आ जाएगा। समझ में आई बात। तो ये तो थे आवेश का एक समान रूप से वितरण किस प्रकार होता है, और इसका किस प्रकार से आवेश का घनत्व ज्ञात किया जाता है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन बनता है गास, तो गास की परिमेय की अगर हम बात करें तो गास के अनुसार वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से, यानी हमारा कोई वैद्युत क्षेत्र है और हमारा एक बंद पृष्ठ है, तो बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स जो होता है बंद पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये गास की परिमेय है। इसको हम लिखा जाता है फाई ई बराबर Q अपान ε0, फाई ई बराबर Q अपान ε0। ये हमारा वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा के अनुसार ये हमारा गास की परिमेय जो है आती है, यानी फाई ई बराबर Q अपान ε0। समझ में भाई, ये तो है गास की परिमेय। अब गास के परिमेय के आधार पर इसके कुछ अनुप्रयोग आते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में काफी पूछे जाते हैं। तो इसका जो अनुप्रयोग है इसका लिंक हम नीचे आपको दे देंगे। जैसे आपका पहला अनुप्रयोग आता है जो खूब एग्जाम में पूछा जाता है। पहला अनुप्रयोग पूछा जाता है एक समान रूप से आवेशित समतल चालक के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये इसका जो फार्मूला जो आपको सॉल्व होके आए वो होगा E बराबर सिग्मा अपान ε0। ये इसका जो है फार्मूला आएगा। इसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जाके देख लीजिएगा। और अगला जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो आपका पूछा जाता है वो समतल आवेशित अचालक चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसका जो फार्मूला निकल के आएगा वो हमारा होगा E बराबर सिग्मा अपान ε0। ये हमारा जो है अगला फार्मूला इसमें जो है निकल के देखने को मिलेगा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगला जो तीसरा है, अगला जो हमारा क्वेश्चन इसी में
इसके अनुप्रयोग में देखने को मिलेगा अनंत विस्तार की चालक के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और इसका जो फार्मूला जो आपको निकल के मिलेगा E बराबर 1/4 एप्सिलॉन 0 टू लैम्डा अपान r। ये हमारा फार्मूला जो है इसका जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निकल के आ जाएगा। तो ये गाउस के अनुप्रयोग है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम्स में काफी पूछे जाते हैं। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो इसलिए इसका डिस्कशन इसमें हम नहीं करेंगे। इसके लिए हम लिंक दे रहे हैं, आप आराम से देख लीजिएगा और अपनी तैयारी कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। जितने भी टॉपिक्स इसमें बनते थे सभी टॉपिक्स के बारे में हमने चर्चा कर लिया है। और रही बात इसके न्यूमेरिकल की, न्यूमेरिकल का लिंक जो है हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, न्यूमेरिकल देख लीजिएगा। समय अगर मिलता है तो जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होते हैं फिर से हम रिवीजन करवा देंगे। तो इस क्लास में बस इतना ही। वीडियो अगर समझ में आया वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ।